अस्सलाम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन वाली ही लैरिंग्स के टॉपिक चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक लैरिंजाइटिस को थोड़ी सी बस डिफरेंशिएट करने की बात है एक्यूट से। हम क्योंकि ये टॉपिक फिर बताया आसान है, जो इसमें से एसईक्यू में आते हैं मैंने आपको बता दी अभी तक जो हमने पढ़े उसमें से एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस एंड एडिमा जो है वो एसईक्यूज में आया हुआ है। ये एसईक्यू नहीं एमसीक्यूज में ज्यादा आते हैं, वाइवा में आते हैं, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो हम इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से इनका ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, अब क्रॉनिक कोई भी चीज़ जो 3 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री रखती है वो क्रॉनिक होती है। तो आपका क्रॉनिक लेरिंजाइटिस यानी कि जो ज़्यादा अरसे से पेशेंट ने एक लेरिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंक्स डेवलप की हुई है वो क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होती है। दो टाइप्स हैं इसकी। एक है जो क्रॉनिक लेरिंजाइटिस विदाउट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया है, यानी कि पर्सन को बहुत अरसे से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है लेकिन वहां पर कोई भी सेल्स में हाइपरट्रोफी या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स एंड हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास हाइपरट्रोफिक लेरिंजाइटिस जिसमें पेशेंट को उसका लैरिंग्स का जो साइज है उसमें सेल्स का नंबर और साइज दोनों इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो विदाउट हाइपरप्लेजिया है पहले इसको लेके चलते हैं, जो कि सिंपल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है लैरिंग्स की। अब मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बहुत याद करने वाली हो, बिकॉज आपको पता है कोई भी चीज जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चेंजेस अगर आपको पता है, अगर आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी तो यू कैन मेक इट आउट योर सेल्फ के हमारे पास chronic inflammation is always accompanied by recurrent processes of healing and fibrosis। ये बात आप याद रख लेना कि chronic inflammation के साथ जुड़ी हुई है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सुडेटिव फ्लूइड, बहुत ज़्यादा हाइपरीमिया होता है, एकदम से चीज़ शदीद स्वॉलन होती है क्योंकि वो एक्यूट होता है, वहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस मिलते हैं। जब क्रॉनिक की हम बात करते हैं तो वो चीज़ बार बार हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रही होती है लेकिन हील नहीं हो पा रही होती, तो वहाँ फाइब्रोसिस हो रहा होता है। तो हीलिंग एंड फाइब्रोसिस और हाइपरीमिया होगा लेकिन उतना ज़्यादा कभी भी नहीं होगा जितना एक्यूट में होता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर जो हाइपरट्रोफी है वो डेवलप होगी हो, तो हाइपरट्रोफी जब होगी या हाइपरप्लेजिया होगा तो नई वेसल्स डेवलप हो जाएंगी, तो फिर वो हाइपरीमिक हो सकता है। लेकिन विदाउट हाइपरप्लेजिया में डेफिनेटली हाइपरीमिया होगा। इसको कहते हैं, बल्कि हम हाइपरीमिक क्रॉनिक लेरिंजाइटिस भी है लेकिन एक्यूट के मुकाबले में कम होता है। ठीक है, सो कॉज क्या है इसका जो कॉज है हमारे पास ये विदाउट हाइपरप्लेजिया वाले का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था और वो ट्रीट सही से नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ, वो प्रोलॉन्ग हो गया तो वही कॉज हो सकता है। ठीक है, दूसरा कॉज हमारे पास इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ठीक है, कभी भी आपका एयरवे का कोई भी मसला है ना और क्रॉनिक है तो अल्कोहल स्मोकिंग तो हमेशा ही बीच में आएंगे। एंड देन जो मिस यूज ऑफ वॉइस के जितने भी मसले होते हैं कि आपने यानी कि वो लोग जो कि बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और मतलब चीखने चिंघाड़ने की जिनकी आदत होती है दैट इज मिस यूज, वो बार बार उस जगह को ट्रॉमा हो रहा है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या है, कोई भी इन्फेक्शन जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है और आसपास के एरियाज में है, सपोज कहाँ है आसपास का एरिया, आपका ओरोफेरिंक्स है, पैरानेसल साइनसेस है, नोज है, टीथ है, ओरल कैविटी, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन इन जगह का लैरिंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जिनकी डस्ट और फ्यूम्स बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपोजर होता है या फिर किसी स्पेसिफिक केमिकल से होता है जो इरिटेटिंग है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो रोड ट्रैफिक जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डस्ट और फ्यूम्स की इनहेलेशन हो रही होती है, तो ये सारे लोग अपने ऑक्यूपेशन की वजह से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, एंड देन अगर बार बार ये बातें हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, एक्यूट इन्फेक्शन है, अल्कोहल स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशन से है और वोकल अब्यूज है। फीचर्स क्या होंगे क्रॉनिक इन्फेक्शन में, एरिया मस्ट बी डेफिनेटली, अगर पहले हम बात करते हैं पेशेंट को क्या मसला होगा तो पेशेंट को होर्सनेस होगी बिकॉज एडिमा है उसके वोकल कॉर्ड्स में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो वो सही नहीं बोल सकता। होर्सनेस तो लैरिंग्स के किसी भी मसले में ना होर्सनेस तो होती है। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद मुसलसल क्योंकि एडिमा डेवलप हुआ है ना तो ट्रिकलिंग इन द थ्रोट होती है, बार बार गला साफ करने की आदत होती है, तो हॉकिंग उसको कहते हैं, कॉन्स्टेंट हॉकिंग, वो बड़ा तंग आए हुए होते हैं पेशेंट जिस चीज से अक्सर के बहुत ज्यादा गला साफ करना होता है। एंड ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्ट और कफ, ये जो मतलब नॉर्मल सी बातें हैं। अच्छा फिर हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें लैरिंग्स हाइपरीमिक सा नजर आएगा और हल्का सा स्वॉलन नजर आएगा और बाकी ये कि टिश्यू और हमें ऐसे नजर आएगा वहां पर ना हमें बाकायदा फ्लेक्स बने हुए नजर आएंगे ऑन द म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो ये जो फ्लेक्स होते हैं ना इनसे हमें पता चलता है कि यस दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और बाकी पेशेंट की हिस्ट्री से हमें अंदाजा हो जाता है जब बताता है कि भाई इतने अरसे से मुझे ये मसला है, और वो फिर हम जब उससे डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं तो कोई पॉजिटिव फैक्टर भी निकल आता है, तो हमें जब हम फिर वो फ्लेक्स देखते हैं वो बेसिकली फाइब्रोसिस के एरियाज होते हैं, जो बात वो म्यूकस सूखा हुआ म्यूकस होता है, फाइब्रोसिस के एरियाज होते हैं। ठीक है, तो वो बने हुए होते हैं। स्वेलिंग एंड हाइपरीमिया विल बी लेस देन एक्यूट कंडीशन।
ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, इसकी ट्रीटमेंट है सबसे पहली चीज, ठीक है। आपने अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, पेशेंट को उस फैक्टर से बचने का कहना है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, डस्ट है, फ्यूम्स है, जो भी है, कि वो उनसे बचेगा। और अगर उसको एडिमा वगैरह बहुत ज्यादा है तो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देनी, वरना इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन में हमेशा कॉज को पहले ट्रीट करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये आप क्रॉनिक होते हैं ना, तो ये पेशेंट को एक्टिवली कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं दे रहे होते, एक्यूट तो पेशेंट को एकदम से तबाही फेर देते हैं ना, तो इससे आपने उस कॉज को ट्रीट करने की तरफ जाना है। अच्छा, देन वॉइस रेस्ट ऑफ कोर्स की बात है, एंड स्टीम जो है ना वो काफी हेल्प आउट करती है, क्योंकि वो उस म्यूकस के फ्लेक्स को, वो सारी जगह को नरम कर देती है जो वहां पर सख्त हुई हुई होती है, तो पेशेंट को फायदा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया विदाउट हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरट्रोफिक या विद हाइपरप्लेजिया में क्या है, अब इसमें ना, इसमें कोई हमें ये नहीं है कि किसी बंदे को ये डेवलप होगा, किसी को ये डेवलप होगा, और इसमें हमें डिफरेंस पता होगा किसको ये होगा किसको ये होगा, किसी को भी कोई भी हो सकता है, हर बंदे की बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे हाइपरप्लेजिया वाला हो रहा है तो मेरी दोस्त को हाइपरप्लेजिया के बगैर हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जो बंदे का रिस्पॉन्स बॉडी का खुद वो शो करेगा वही होगा, क्योंकि पॉजिटिव एजेंट सेम है। यही वाले एजेंट्स क्रॉनिक लेरेंजाइटिस जो कर रहे हैं विदाउट हाइपरप्लेजिया, यही वाले एजेंट्स विद हाइपरप्लेजिया भी कॉज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। आपका एक्यूट इन्फेक्शन था, वही आपका क्रॉनिक लेरेंजाइटिस विद हाइपरप्लेजिया भी कर सकता है। पॉजिटिव एजेंट्स का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी के रिस्पॉन्स का डिफरेंस है। किसी की बॉडी में हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, किसी में नहीं होता, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रूल नहीं है, सही है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपका सारा का सारा म्यूकोजा जो स्पेशली सुप्राग्लॉटिक और ग्लॉटिक पोर्शन है, यानी वोकल कॉर्ड्स है, उसमें आपके ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को हम वेस्टिबुलर फोल्ड्स भी कहते हैं। तो वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं आपके, ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, और जो सुप्रा पोर्शन है यानी कि जो एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स एंड एपिग्लॉटिस है, समटाइम्स लोअर पोर्शन या सब ग्लॉटिक लाइनिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारा का सारे में हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन साइज, बल्कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आप देखते हैं जब, तो आपको ये जो आपके वोकल कॉर्ड्स है नॉर्मली, जो कि ये अगर ऐसे हैं इस तरह से नजर आने चाहिए ना वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल सी पोजीशन में, ये आपके एक है ये दूसरा है, वो आपको इतने ज्यादा स्वॉलन नजर आते हैं कि वो यूं नोड्यूल बना हुआ लग रहा होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे पोलिप या नोड्यूल पड़ा हुआ है ना, वो बना हुआ है। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम पोलिप्स नोड्यूल्स जो वोकल कॉर्ड्स के हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेनकीज एडिमा, अल्सर, उस सारों से कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नोडुलर स्वेलिंग हुई भी होती है ना सारी जगह में, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे होते हैं। तो दिस इज इन हाइपरट्रोफिक हाइपरप्लास्टिक एडिमा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव एजेंट्स तो यही है, उसी तरह ग्लॉटिस के एरिया से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती जाती है। आपका एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स और एपिग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभार तो आपका जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स है, आपको मैंने बताया था ना कि पहले हम साइड व्यू से अगर देखें तो पहले हमारे पास ऐसे वेस्टिबुलर फोल्ड्स आते हैं, फिर बीच में एक साइनस आता है छोटा सा, फिर वोकल कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब वेस्टिबुलर कॉर्ड्स ऊपर थे और वोकल कॉर्ड्स ट्रू वाले नीचे थे। कभी कभी वेस्टिबुलर फोल्ड्स की इतनी ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है कि वो नीचे वाले वोकल कॉर्ड्स को बिल्कुल छुपा देते हैं और वो नजर ही नहीं आते, तो ये इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो हाइपरट्रोफी वाला है। फिर इसमें हमारे पास किस तरह से सेल्स में मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है जो नॉर्मल एपिथीलियम था, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे इस लेरिंग्स का नॉर्मल एपिथीलियम इज द एपिथीलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथीलियम, यही है हमारे पास बाकी सारे का, ठीक है। और हमारा ये वाला जो पोर्शन था हमारे वोकल कॉर्ड्स का, दिस वन, इसको मैंने कहा था कि ये लाइन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम से, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या कि ये जो इसका सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर था, ये तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी जगह पर जब क्रॉनिक इरिटेशन रहती है तो अक्सर औकात मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो ये तो स्क्वेमस में या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वोकल कॉर्ड्स का पहले ही स्क्वेमस था, वो उसमें केराटिन पर्ल्स और केराटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके कैंसर्स की तरफ जाने वाली एक कंडीशन होती है, ठीक है। अक्सर आपको जो हम कहते हैं ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, उसमें केराटिन पर्ल्स मिलते हैं, बिकॉज उसमें एक्सेसिव स्क्वेमस सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो केराटिनाइजेशन कर रही होती है। तो यहाँ आपको वोकल कॉर्ड्स में क्योंकि इतना ज्यादा स्क्वेमस एपिथेलियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पर केराटिनाइजेशन शुरू हो जाती है। एमसीक्यू में आने वाली ये बात है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि ये वाला एपिथेलियम सारे लेरिंग्स का सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड से स्क्वेमस बनेगा, और जो पहले स्क्वेमस था उसमें केराटिनाइजेशन होगी। ये एमसीक्यू में बात आती है, इसको आपने भूलना नहीं है।
पेशेंट के फीचर्स सेम वही होते हैं, होर्सनेस है, हॉकिंग है, और उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। आप देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्वॉलन नोड्यूल्स से नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा वेंट्रिकुलर बैंड्स, मैंने आपको बताया कभी कभार वो छुपा रहे होते हैं आपके नीचे वाले बैंड्स को, और वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी भी शदीद ख़राब हो चुकी होती है, बिकॉज दिस कंडीशन इज़ अफेक्टिंग एवरी एरिया, जगह ही कम हो रही है, ठीक है। जब वो सारी जगह स्वॉलन हो रही होती है तो वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट की एरिया कम हो रहा होता है और मसल्स का पैरालिसिस स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। फिर हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमने क्रॉनिक लारिंजाइटिस का किया था कि हमने उस पेशेंट को कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव करना है, उसको कहना है कि वॉइस रेस्ट करे, स्टीम इनहेलेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि बिल्कुल ही रास्ता बंद हो गया, इतना ज़्यादा स्वेलिंग है, तो फिर हमें सर्जिकली अंदर से सर्जरी करके जो एक्स्ट्रा म्यूकोजा का पोर्शन होता है जो बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू। अच्छा, यहाँ पर ही मैं आपको एक और कंडीशन बता देती हूँ, पेकिडर्मल लेरेंजिस, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा हुआ है। पेकिडर्मिया लेरेंजिस में क्या हो रहा है, आपका ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, इनका जो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये वाला सिर्फ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, और मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स है वो जहाँ पर जाके जुड़ता है वो है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और एरिटेनॉइड कार्टिलेज के साथ मसल्स हैं आपस में, जो इंटर एरिटेनॉइड मसल था, दो एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस को जोड़ रहा था, और एक क्रॉस में भी था, ठीक है, जो हमने कहा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्लीक पार्ट ऑफ इंटर एरिटेनॉइड। तो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स में मतलब जहाँ पर अटैचमेंट होती है, यानी मैं सिंपली अगर कहूँ कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लैरिंग्स जो है उसमें हमारे पास यही कुछ होता है कि आपका यूं करके मसल आपको बना हुआ दिखाया था मैंने, ऑब्लीक पोर्शन ऑफ इंटर एरिटेनॉइड, फिर इसके बीच में था ट्रांसवर्स इंटर एरिटेनॉइड का पोर्शन, क्योंकि दोनों एरिटेनॉइड्स आपके पोस्टीरियरली पड़े हुए थे। ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी एनाटमी में, ठीक है। और फिर हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आके इधर जुड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और क्रॉनिक लारिंजाइटिस ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ योर लैरिंग्स एंड पोस्टीरियर 3/4 या पोस्टीरियर 1/3 ऑफ वोकल कॉर्ड में हो रहा है, यानी सिर्फ पोस्टीरियर को इन्वॉल्व करे, तो उसे हम कहते हैं पेकिडर्मिया लारिंजीज। इसमें खास बात ये होती है, मतलब इसमें खास बात कोई नहीं होती क्योंकि इसकी कॉज ही हमें सही नहीं पता। सिर्फ यही देखा गया कि अल्कोहल स्मोकिंग वाले लोग या फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जोर लगा के बोलते हैं, जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, उनमें अक्सर ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने देखा ना, जब इसको खोला तो वी फाउंड कि यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू बना हुआ था। ग्रेनुलेशन टिश्यू का मतलब है कि वो जो क्रॉनिकली किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन जब होती है तो वहाँ पर आपके मैक्रोफेजेस और सेलुलर डेब्रिस होता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो सब कुछ आके डिपॉजिट होकर एक ग्रेनुलर सा एरिया बना देते हैं, उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं। तो वो हमें यहाँ पर मिला काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट में उसको रिमूव करना होता है और देखना होता है कि यार पेशेंट को क्या मसला है, और उसको स्पीच के बारे में हमें गाइड करना होता है, स्पीच थेरेपी की, अपने वॉइस को रेस्ट दे और नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करें। अगर स्मोकिंग अल्कोहल है तो उसे रिमूव करते हैं। तो इसमें से सिर्फ एमसीक्यू यही आता है कि पेकिडर्मिया लारिंजीज क्या होगा या ग्रेनुलेशन टिश्यू आपको किस कंडीशन में नजर आएगा। तो पोस्टीरियर पोर्शन का ये कंडीशन है, क्रॉनिक लारिंजाइटिस ऑफ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लैरिंग्स है, और इसमें आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।